अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लॉ ऑफ ट्रीटीज़ के ऊपर सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वियना कन्वेंशन के अंदर ट्रीटी को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है और साथ ही हमने ये भी डिस्कशन की थी कि ट्रीटीज़ को कंक्लूड कैसे करती हैं स्टेट्स, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रीटीज़ के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है रिजर्वेशन का, वो क्या है, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ट्रीटीज़ की इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। यहाँ तक ताल्लुक है जी रिजर्वेशन का, आर्टिकल 2(1) पैरा डी के अंदर वियना कन्वेंशन के हमें ये बताया गया है कि रिजर्वेशन क्या होती है, उसको डिफाइन किया गया है। रिजर्वेशन का मकसद ये है कि मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ जो होती हैं जिनमें दो से ज़्यादा स्टेट्स होती हैं, वहाँ पे कोई ऐसा ट्रीटी का टेक्स्ट लेके आना जिस पे तमाम स्टेट्स एग्री करें, ये बहुत मुश्किल होता है। कुछ स्टेट्स चाहती हैं कि उनकी लीगल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो तमाम स्टेट्स की वो ज़्यादा होनी चाहिए। कोई स्टेट चाहेगी कि जी कोई लीगल ऑब्लिगेशन जो इस ट्रीटी के अंदर प्रोवाइडेड है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए। वहाँ पे फिर वियना कन्वेंशन एक ऑप्शन देती है स्टेट्स को कि आप एक रिजर्वेशन डिक्लेयर कर दें, यानी कि आप अपनी जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं उस ट्रीटी के अंदर उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और आप ये बता दें कि जी इन प्रोविजंस के ऊपर आपकी रिजर्वेशन है, इन चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं करते, इसकी इजाज़त है। इसमें हमारे पास आर्टिकल 19 जो है वो हमें बताता है कि कौन कौन से रिजर्वेशन जो हैं वो वैलिड है और कब रिजर्वेशन जो है वो इनवैलिड हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो रिजर्वेशन जो कि प्रोहिबिटेड है बाय द ट्रीटी इटसेल्फ वो इनवैलिड है, वो नहीं हो सकते, आर्टिकल 19 में गिवन है। दूसरे नंबर पे अगर एक ट्रीटी ने कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशंस दिए हुए हैं कि सिर्फ यही रिजर्वेशंस हो सकते हैं इस ट्रीटी के अंदर, तो वो रिजर्वेशंस वैलिड होंगे। उसके अलावा अगर कोई और रिजर्वेशन आते हैं किसी स्टेट की तरफ से तो वो इनवैलिड है। फाइनली ऐसे रिजर्वेशंस जो कि ट्रीटी के ऑब्जेक्ट और उसके पर्पस के खिलाफ हो, वो रिजर्वेशन भी इनवैलिड है। हर ट्रीटी का एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके मकसद होता है उसका। अगर कोई ऐसा रिजर्वेशन है जो कि उसके मकसद को ही डिफीट कर दे, उसका जो एम है ट्रीटी का उसको डिफीट करती हो, वो रिजर्वेशन इनवैलिड होती है इंटरनेशनल लॉ में। आर्टिकल 20 जो है वियना कन्वेंशन का, वो हमें ये बताता है कि अगर एक ट्रीटी के अंदर कोई रिजर्वेशन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है तो उस रिजर्वेशन के लिए जो रिजर्विंग स्टेट है उसको बाकी स्टेट्स का कंसेंट या उनका जो एक्सेप्टेंस है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन वैलिड हो जाएगी। फाइनली आर्टिकल 21 जो है वो हमें रिजर्वेशन का लीगल इफेक्ट बताता है। रिजर्वेशन का लीगल इफेक्ट ये होता है कि जब कोई एक स्टेट रिजर्वेशन डिक्लेयर करती है किसी ट्रीटी के अंदर, तो उस रिजर्विंग स्टेट का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर पार्टीज ऑफ द ट्रीटी उसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाता है। तो वो मेंबर स्टेट जो है उसकी लीगल ऑब्लिगेशंस भी मॉडिफाई होगी जो रिजर्विंग स्टेट है, और बाकी जो पार्टीज हैं उस ट्रीटी की, उनकी ऑब्लिगेशन या उनकी ड्यूटी टुवर्ड्स द रिजर्विंग स्टेट वो भी उसी हिसाब से मॉडिफाई हो जाती है। इसके अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं, जो नॉन रिजर्विंग स्टेट्स जो होती है, उनका आपस का रिलेशनशिप है वो वैसे ही रहता है, वो रिजर्व नहीं होता, उसमें चेंजेस नहीं आती। सिर्फ वो रिजर्विंग स्टेट और उसका रिलेशनशिप विद ऑल अदर पार्टीज वो चेंज हो जाता है, वो मॉडिफाई हो जाता है, और वो दोनों साइडों से चेंज होता है। लाइक रिजर्विंग स्टेट का भी चेंज हो जाता है टुवर्ड्स रेस्ट ऑफ द पार्टीज, और बाकी पार्टीज का भी चेंज हो जाता है टुवर्ड्स द रिजर्विंग स्टेट। इसके अलावा रिजर्वेशन के अंदर एक इंटरप्रेटिव डिक्लेरेशन होती है। कुछ स्टेट्स जो हैं वो रिजर्वेशन नहीं करती, वो ये कहती हैं कि जी हमारी जो किसी खास प्रोविजन के हवाले से वो अपनी इंटरप्रिटेशन डिफाइन कर देती हैं। वो बता देते हैं कि जी हमारी जो समझ के मुताबिक ये इंटरप्रिटेशन है इस प्रोविजन की। तो जब भी कोई डिस्प्यूट राइज होगा, जब भी कोई मसला खड़ा होगा, तो उस स्टेट के हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन है उस खास प्रोविजन की वो उसी गाइडलाइन के मुताबिक ही की जाएगी जो उन्होंने अपनी डिक्लेरेशन के अंदर बताई है। इसके अलावा कंडीशनल इंटरप्रिटेटिव डिक्लेरेशन भी होती है। उसका ये मतलब होता है कि कोई स्टेट वैसे तो क्लियरली रिजर्व नहीं करती अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को, मगर वो ये कह देते हैं कि जी इन प्रोविजंस के मुताबिक हम सिर्फ तभी चलेंगे, इनको सिर्फ तभी हम मानेंगे अगर इन प्रोविजंस की ये इंटरप्रिटेशन होगी, बस। तो इसको हम कहते हैं जी कंडीशनल इंटरप्रिटेटिव डिक्लेरेशन। ये कंडीशन वो लगा देते हैं ट्रीटी के अंदर अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस के हिसाब से। ये है जी रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन का जो मैकेनिज्म है ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है।
रिजर्वेशन के तहत स्टेट्स जो हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो किसी ट्रीटी के सिग्नेटरी हो सकते हैं, उसके मेंबर बन सकते हैं, पार्टी बन सकते हैं, और साथ ही साथ वो अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास जो अगला जो टॉपिक है वो है जी इंटरप्रिटेशन का, कि ट्रीटीज़ को इंटरप्रेट किस तरीके से किया जाता है। इसके लिए हमारे पास आर्टिकल 31 है वियना कन्वेंशन का, जो कि बेसिक गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करता है। वो ये कहता है कि जी सबसे पहली बात कि ट्रीटी शैल बी इंटरप्रेटेड इन गुड फेथ, उसको गुड फेथ में इन ऑल ऑनेस्टी उसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी। ये हमने आर्टिकल 26 में भी देखा पहले कि ट्रीटीज़ जो हैं, जो लीगल ऑब्लिगेशंस स्टेट की राइज होती है अंडर इंटरनेशनल लॉ, दे मस्ट बी परफॉर्म्ड इन गुड फेथ। उसके बाद साथ ही आर्टिकल 31 ये भी कहता है कि ट्रीटी जो है उसकी जो लैंग्वेज है, प्रोविजंस की जो लैंग्वेज है, उसको ऑर्डिनरी मीनिंग देना। ये क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं आगे, अपने 3 अप्रोचेस हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन की उसके अंदर। और साथ ही वो ये भी कहता है कि जब उसकी ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन की जाएगी तो उसके ऑब्जेक्ट और पर्पस को मद्देनजर रखना ज़रूरी है। तो ट्रीटी का जो ऑब्जेक्ट है, उसके जो मकासद है, उसको मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आर्टिकल 31 के अंदर ये भी कहा गया है कि जो ट्रीटी का जो प्रीएम्बल होता है वो भी रेलेवेंट है ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन के लिए। हर ट्रीटी का एक प्रीएम्बल होता है, उस प्रीएम्बल के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रीटी का पर्पस बताया होता है कि इस ट्रीटी का मकसद क्या है। पार्टीज जो मेंबर स्टेट्स होती हैं, जो निगोशिएटिंग जो स्टेट्स होती हैं, उनकी मोटिवेशन बताई होती है कि वो क्यों ये ट्रीटी कंक्लूड करना चाह रही हैं। तो वहाँ से ट्रीटी का पर्पस भी डिफाइन हो सकता है प्रीएम्बल से। इसके अलावा कोई और एग्रीमेंट हो मेंबर स्टेट्स के दरमियान उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, तो वो भी यूजफुल होगा उस ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन के लिए। फाइनली आर्टिकल 32 हमें बताता है कि ट्रीटी के जो प्रेपरेटरी वर्क्स हैं, प्रेपरेटरी वर्क्स ही होता है जो निगोशिएशंस होती हैं पार्टीज की, उसका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है वो उसके अंदर सारे आ जाते हैं। इसके अंदर हमने देखा है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स भी आ सकते हैं उस टाइम पीरियड जो निगोशिएशन पीरियड है उसके, और प्रिपरेटरी वर्क से हमें पार्टीज की इंटेंशन पता करना जो है ये काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 32 के अंदर सर्कमस्टांसेस भी आ सकते हैं, सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द ट्रीटी। ये जो दो चीज़ें प्रिपरेटरी वर्क्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ कंक्लूजन, ये सप्लीमेंट्री मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। जो जनरल रूल्स है इंटरप्रिटेशन के ऊपर वो आर्टिकल 31 के अंदर ही गिवन है, ये दो सप्लीमेंट्री है। अब आ जाती है जी ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन के ऊपर 3 अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं। पहली अप्रोच है लिटरल टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब ये है कि आपने जो ट्रीटी का जो टेक्स्ट है, जो उसके वर्ड्स हैं, उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो प्लेन और ऑर्डिनरी मीनिंग है आपने वो लेना है। लिटरल जो मीनिंग होता है वर्ड्स का, उसके मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, उसके मुताबिक ही उसके अंदर स्टेट्स की जो ऑब्लिगेशंस है वो डिराइव करनी है। ये जो नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग है ये क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। इसके नतीजे में कोई अब्सर्ड किस्म का नतीजा नहीं निकलना चाहिए, इसकी इंटरप्रिटेशन के बाद कोई अब्सर्ड किस्म का नतीजा नहीं निकलना चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फाइनली इससे अगला जो हमारे पास है वो है टेलियोलॉजिकल अप्रोच, कि हर ट्रीटी जो है उसका एक मकसद होता है। ट्रीटी की प्रोविजंस जो हैं उनकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से की जाएगी कि उस ट्रीटी का जो मकसद है वो अचीव होगा। ये चीज़ हमने आर्टिकल 31 के अंदर भी देखी, वहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है। अगर ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन के नतीजे में आप ट्रीटी के पर्पसेस और उसके ऑब्जेक्ट से दूर जाना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन सही नहीं हो रही। ट्रीटी का जो मकसद है, जो उसका ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उसके प्रीएम्बल में भी गिवन होता है। ट्रीटी को पूरे होल डॉक्यूमेंट को देख के भी पता लग सकता है कि ट्रीटी का मकसद क्या है। सारी प्रोविजंस के मुताबिक भी आपको पता लगता है कि पार्टीज की इंटेंशन क्या थी। जो प्रिपरेटरी वर्क्स हैं उनके, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है मीटिंग्स का, निगोशिएशंस का, वहाँ से भी पता लगता है कि पार्टीज की इंटेंशन क्या थी। सर्कमस्टांसेस ऑफ कंक्लूजन से भी पार्टीज की इंटेंशन डिराइव की जा सकती है। तो कलेक्टिवली ये सारी चीज़ें जो हैं ये रेलेवेंट होती हैं जो स्टेट पार्टीज हैं उनकी इंटेंशन डिराइव करने के लिए।
इसके अलावा हम ये देखते हैं कि तीसरा प्रिंसिपल है वो है जी प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन के अंदर एक चीज का खास ख्याल रखा जाता है कि ट्रीटी को इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा कि उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो मैक्सिमम हो। अगर ट्रीटी की प्रोविजंस को आप इस तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू कर दें कि उसके नतीजे में उसकी प्रोविजंस बिल्कुल वॉइड हो जाएं और इनइफेक्टिव हो जाएं, यानी कि उनसे कोई लीगल ऑब्लिगेशन ही डिराइव नहीं हो रही और उसका कोई मकसद ही नहीं है, तो वो इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत होगी। उस इंटरप्रिटेशन को हम नेग्लेक्ट करेंगे, बल्कि हम एक ऐसी इंटरप्रिटेशन को फेवर करेंगे जिसके नतीजे में ट्रीटी की मैक्सिमम इफेक्टिवनेस जो है वो शो हो। ये हैं जी 3 प्रिंसिपल्स ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन के ऊपर। ये दोनों जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, रिजर्वेशन और इंटरप्रिटेशन, ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं इनके नतीजे में इंटरनेशनल लॉ जो है उसको एक मौका मिलता है कि वो ग्रो कर सके। ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं, जिस तरह हमने देखा इंटरप्रिटेशन के अंदर जो टेलिलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है ख़ास तौर पे कि ट्रीटी के जो मकासद हैं, उसके जो पर्पसेस हैं, उनके मुताबिक ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन की जाएगी। तो एक ट्रीटी या एक कन्वेंशन जो कि 1950s या 60s के अंदर कंक्लूड की गई थी, आज पॉलिटिकल रियलिटीज़ 1960 से थोड़ी सी चेंज हो चुकी हैं। तो जो बेसिक जो प्राइमरी पर्पसेस होते हैं वो वही रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ट्रीटी है जिसका मकसद था यूज ऑफ फोर्स को ख़त्म करना और पीस और हार्मनी लेके आना। आज से 50-60 साल पहले ये जो पर्पसेस थे, ये जो मकासद थे, इनको अचीव करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ था। पॉलिटिकल रियलिटीज़ बदल गई हैं, सोशल रियलिटीज़ अब चेंज हो चुकी हैं। तो ये जो मैकेनिज्म्स हैं इंटरप्रिटेशन के भी, ये हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी इंटरप्रिटेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके मकासद और उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मुताबिक अमेंड करते जाएं, और जो पॉलिटिकल और जो इंटरनेशनल जो लीगल जो रियलिटीज़ हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल लॉ की जो इंटरप्रिटेशन है वो अडेप्ट करते जाएं उसको। ये है जी आज का लेक्चर। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रीटीज़ की टर्मिनेशन कैसे होती है। अगली दफ़ा आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।